हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पॉपुलर स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो उसके अनुसार मैं जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को सॉल्व करूंगा। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के 3 नंबर के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। 3 नंबर के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए 3.3 के तीसरे नंबर का पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करें। मैं आपको इसके साथ साथ बता दूं कि इसके साथ साथ मैं इसमें जितने भी प्रश्न बताऊंगा 3.3 के 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी प्रश्न, उन सभी के मैं लॉन्ग प्रोसेस के साथ साथ शॉर्ट प्रोसेस भी बताऊंगा, ताकि आप सभी का यदि सपोज एग्जामिनेशन में यदि आप लोगों को यदि ऑब्जेक्टिव में ये सारे प्रश्न दे दिए रहेंगे तो आपको लंबा मैथमेटिक्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप बिल्कुल शॉर्ट तरीके से उसको निकाल पाएंगे। तो चलिए पहले हम लोग इसे देखते हैं लॉन्ग प्रोसेस में, फिर उसके बाद इसे देखेंगे शॉर्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पे सवाल दिया गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी उन्हें ज्ञात करें। यहाँ पे कितने संख्या के बारे में बात किया जा रहा है? दो संख्या के बारे में। तो पहला संख्या को हम लोग मान लेंगे x, लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। पहली संख्या हो जाएगी x और दूसरी संख्या हो जाएगी y। सवाल में देखिए, जो सवाल में कहा जा रहा है, बस आप लोगों को भी एक ही बात कहेंगे कि आप लोग सवाल को समझने का कोशिश कीजिए कि सवाल में कहा क्या जा रहा है। जैसे जैसे सवाल कहा जाएगा अब बिल्कुल वैसे बनाइए। आप यह चिंता मत कीजिए कि वह सवाल मेरा गलत होगा या सही होगा, बस आप जैसे प्रश्न में कहा जा रहा है केवल आप उसको उस तरह से बैठाइए, आपका कैलकुलेशन बिल्कुल आसान हो जाएगा। जैसे कि इसमें दिया गया है कि दो संख्याओं का अंतर है, अंतर मतलब माइनस होता है, अंतर मतलब घटा होता है, कमी मतलब घटा होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है अंतर दो संख्या का, तो दो संख्या आप किस किस को माने हैं? x और y को। तो ये रहा x और ये रहा y। अंतर मतलब माइनस होता है, तो माइनस कर दिए। कितना है अंतर? 26। तो यहाँ लिख दिए 26। ये समीकरण 1 हो गया। सवाल में कहा जा रहा है दो संख्याओं का अंतर, दो संख्या x और y था, अंतर मतलब माइनस, कितना अंतर? 26। इक्वेशन फर्स्ट। एक संख्या x, दूसरी संख्या क्या है? y 3 गुनी है, तो गुना कर देंगे 3 से। जैसे ही देखिए कि दूसरा स्टेप बढ़ेगा और जैसे ही एक संख्या कहा गया तो एक संख्या x हो गया, माने थे। दूसरी संख्या y 3 गुनी है, तो गुना कर दिए 3 से। x बराबर 3 गुना y, 3y। ये प्लस इधर आके क्या हो गया? माइनस 3y बराबर क्या? 0। इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 से बना लेंगे। समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 26, इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 2 है x माइनस 3y बराबर 0, इक्वेशन सेकेंड। इसको हम लोग कहते हैं रैखिक समीकरण। जब कभी भी ये रैखिक समीकरण हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे यदि कोई संख्या लिखा हुआ रहता है तो उस संख्या को क्या करेंगे हम लोग ऊपर नीचे लिख के करते हैं, लेकिन यहाँ पे सामने में कोई भी संख्या नहीं लिखा है। तो जब कोई भी संख्या सामने में नहीं लिखा रहता है तो वो सबसे आसान हो जाता है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे घटाने पर, और क्या करेंगे? चिन्ह बदल देंगे। और चिन्ह हमेशा नीचे वाले को देख के बदला जाता है। जैसे यहाँ प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, यहाँ प्लस है माइनस, कभी भी ऊपर वाले से हमको कोई लेना देना नहीं होता है। दूसरी बात, जब कभी हम लोग नीचे में चिन्ह दे देते हैं ना तो इस चिन्ह का कोई मतलब नहीं रहता है, मतलब आपको इसे मिटाना नहीं है, मतलब इस चिन्ह का कोई मतलब नहीं होता है। तो एक प्लस और एक माइनस कट गया। अब ये 3y में से एक y घट जाएगा। 3y में से क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3y में से एक y घट जाएगा, 2y। और 26 में से 0 घटेगा तो 26 हो जाएगा। यहाँ का चिन्ह नहीं हटाना है, याद रखना है कि इस चिन्ह का कोई मतलब नहीं रह जाता जब हम लोग नीचे में चिन्ह दे देते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसको कटा देंगे 2 से। 26 कितने बार में? 13 बार में, मतलब y का वैल्यू कितना हो गया? 13। ठीक है। अब फ्रॉम फर्स्ट लिखिए, या ऐसा लिख सकते हैं समीकरण 1 में x का y का मान रखने पर आपको जो सुविधा है आप वो लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 क्या था? x माइनस वाई बराबर 26, x माइनस वाई बराबर 26। तो x को x की जगह रहने दीजिए, माइनस है माइनस, यहाँ पे क्या दिख रहा है? y का वैल्यू आपने क्या निकाला? 13, तो y की जगह लिख दीजिए 13 बराबर क्या? 26। x बराबर 26, ये माइनस इधर आके प्लस x का वैल्यू 39। इस तरह से मेरा समीकरण 1 और 2 का वैल्यू निकल गया बिल्कुल आसानी से, है ना। समीकरण 1 से मेरा x का वैल्यू निकल गया और इसको सॉल्व करके y का वैल्यू निकल गया। अब पहले समझते हैं इसे यदि ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे। अब समझिए, बस एकदम छोटी सी बात है। जब कभी भी आपके ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा तो कहा जाएगा कि दोनों संख्या ज्ञात करें। तो दो संख्या आपके हर ऑप्शन में दिया रहेगा। फॉर एग्जांपल
मान लीजिए कि पहला ऑप्शन रहेगा आपका चलिए देखिए, सपोज कीजिए कि यही सवाल रहेगा और ये सवाल आपके ऑब्जेक्टिव में रहेगा, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? सिंपल है। सबसे पहले यहाँ कहा गया था दो संख्याओं का अंतर 26 होना चाहिए, तो अंतर मतलब माइनस, तो हम लोग इसका माइनस करके देखेंगे क्या इसका अंतर 26 है। 42 में से 6 घट जाएगा 6 और 3 में से 2 घट जाएगा 1, मतलब ये तो -16 आ जाएगा, तो ये तो ऐसे ही पहले गलत हो जाएगा। अब इसमें आइए, तो 42 में से 14 घटाएंगे तो 8 4 12, 3 में से घट गया 2 28, ये भी नहीं होगा। इस दोनों को घटाइए, 9 में से 3 घट गया 6 और 3 में से घट गया 2। देखिए इन दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। देखिए इन दो संख्याओं को जब माइनस किए हम लोग तो कितना आ गया? 26 आ गया। लेकिन इन दोनों संख्याओं को जब हम लोगों ने माइनस किया तो 26 नहीं आया। चलिए दूसरा स्टेप भी हम लोग चेक कर सकते हैं। हो सकता है कि ऐसा कोई सवाल रहता जब यहाँ पे 26 आ जाता। मान लीजिए कि यहाँ पे 42 की जगह 40 रहता, तो 10 में से 4 घट जाता तो क्या हो जाता? 6 और 3 में से घट गया 2, ये भी 26 हो गया। लेकिन अब भी यह सही नहीं है। क्यों सही नहीं? वो देख लीजिए। इसके दोनों आपको कंडीशन आपको मैच करवाने, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो देखिए अंतर में तो दोनों 26 आ गया, अंतर में दोनों 26 आ गया। लेकिन और भी एक स्टेप बाकी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है? 3 गुनी है। तो देखिए इसको जब हम लोग इससे 3 गुना करेंगे तो 14 गुना 3 कितना होना चाहिए? 42। लेकिन क्या ये 42 है? मतलब ये गलत है। लेकिन यहीं पे आ जाइए, इसको हम लोग 3 से गुना करेंगे तो 13 गुना 3 कितना? 39। ये 39 है। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग दूसरा नंबर सवाल देखेंगे। 3 पॉइंट दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करें। तो हम सभी जानते हैं एक संपूरक कोण 90 डिग्री का होता है। एक संपूरक कोण 90 डिग्री का होता है, तो दो संपूरक कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 180 डिग्री का हो जाएगा। देखिए दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री थी, तो पहले मानेंगे, माना कि बड़ा संपूरक कोण बराबर x तथा छोटा संपूरक कोण बराबर y। बड़ा संपूरक कोण x हो गया और छोटा संपूरक कोण y हो गया। अब इसमें कहा जा रहा है दो संपूरक कोण है। कितने संपूरक कोण है? दो संपूरक कोण। तो x और y दो संपूरक कोण हो गए। तो एक संपूरक कोण 90 डिग्री का होता है, तो 90 और 90 कितना हो जाएगा? 180। ये समीकरण क्या हो गया? 1 हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर आपके सवाल में कहा जा रहा है बड़ा कोण क्या है? x है, x लिख दीजिए। छोटे कोण से छोटा कोण क्या है? y। अधिक है, अधिक मतलब प्लस, कितना अधिक? 18, तो ये प्लस 18 हो गया। ये x हो गया, ये प्लस इधर आके क्या हो गया? माइनस, बराबर 18। इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग फिर से क्या करेंगे? समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 180 और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 18। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। फिर से पहले की तरह प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, ये दोनों कट जाएगा। अब देखिए ये माइनस को आपको नहीं देखना है, अब देखना यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस है, तो एक वाई मिलकर कितना हो जाएगा? 2y। 180 में 18 घटाई, 10 में 8 घट गया 2, 7 में 1 घट गया 6, 162। 2 से कट जाएगा कितने बार में? 81 बार में, मतलब y का वैल्यू आ गया 81। अब क्या करना? फ्रॉम फर्स्ट, पहले की तरह समीकरण 1 मानना है। तो समीकरण 1 क्या हो गया? यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 180। x का वैल्यू नहीं पता है लेकिन y का वैल्यू हमने निकाला 81, तो y की जगह लिखेंगे 81 बराबर 180। x बराबर 180 और ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 99। अब हम लोग कैसे चेक करेंगे कि ये सही है या गलत है? तो देखिए यहाँ पे सवाल में लिखा हुआ है कि x और y को जोड़ने पर कितना हो जाता है? 180। तो आप x और y को जोड़ दीजिए। x का वैल्यू आपने निकाला 99,
y का वैल्यू निकाला 81, जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 180, मतलब ये सवाल आपका बिल्कुल सही है। दूसरी बात, आप लोगों को सबसे पहले जब कभी भी हम लोग ऐसे x और y का मान निकाल देते हैं तो एग्जामिनेशन का यह रूल है कि आपको नीचे में लिखना पड़ेगा अतः x किसको माने थे, बड़ा कोण को, तो लिखेंगे अतः बड़ा समपूरक कोण, बड़ा समपूरक कोण बराबर x बराबर x का वैल्यू कितना 99, ये हो गया आंसर। फिर छोटा समपूरक कोण, छोटा समपूरक कोण क्या माने थे y का वैल्यू कितना निकाले 81, ये क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग तीसरा नंबर सवाल देखेंगे। तीसरा नंबर सवाल देखिए, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी, प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए सवाल को बनाते कैसे हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, देखने आए कि क्या क्या रहा है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, पहले उसने क्या खरीदा, बल्ला खरीदा, फिर 6 गेंद खरीदा, मतलब पहले बल्ला है फिर गेंद है, तो हम लोग बल्ला को x मान लेंगे और गेंद को y मान लेंगे। तो लिखेंगे माना कि बल्ले की कीमत बराबर x और गेंद की कीमत बराबर y। एकदम सिंपल है। अब जब कभी भी हम दुकान में सामान खरीदने जाएंगे, चावल और चीनी खरीदेंगे, तो जब कभी भी हम दुकानदार को पैसा देंगे तो चावल और चीनी दोनों का पैसा जोड़ के देंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि चावल का अलग पैसा देंगे और चीनी का अलग पैसा देंगे, ये लीजिए चावल का 20 रुपये हो गया और चीनी का 30 रुपये हो गया, ऐसा नहीं करेंगे। दोनों का क्या करेंगे, जोड़ के उसे 50 रुपये देंगे। उसी तरह सेम सिचुएशन है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने बल्ला और गेंद दोनों खरीदा, बल्ला भी खरीदा और गेंद भी खरीदा। बल्ला कितना खरीदा 7, तो बल्ले के सामने लिख दीजिए 7। गेंद कितना खरीदा 6, तो y को माने हैं गेंद, तो इसके सामने लिख दीजिए 6। इन दोनों का पैसा जोड़ के उसने कितना दिया, 3800 रुपये दिया। तो ये हो गया समीकरण 1। फिर कहा जा रहा है कि बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद खरीदे। फिर उसने क्या किया, 3 बल्ला तो 3 लिख दीजिए और 5 गेंद मतलब 5 गेंद, कितने रुपए में, 1750 रुपये में, तो 1750। ये समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे, हल करेंगे। तो जैसा कि हम लोग 1 नंबर और 2 नंबर देखे थे कि उसके सामने में x सेम था, तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, वो सामने में क्या किया, मैंने माइनस करके उसे क्रॉस कर दिया। लेकिन अभी ये क्रॉस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि इसके सामने 7 और इसके सामने 3 है, और ये कटता तभी है जब ऊपर नीचे सेम रहता है। ऊपर नीचे क्या रहता है, सेम रहता है, लेकिन ये अभी ऊपर नीचे सेम नहीं है। तो इसे सेम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, गुना करते हैं। नीचे वाले को ऊपर से और ऊपर वाले को नीचे से गुना कीजिए। 3 गुना 7 21x, 3 गुना 6 18y, और ये 0 0 8 3 24, 3 3 9 2 11। फिर 7 से गुना करेंगे, 7 3 21x, 7 गुना 5 35y, 0 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 से 49, 3 52 के 2 हासिल 5, 7 के 7 और 5 12। फिर से वही यहाँ पे लिखेंगे, घटाने पर नीचे वाले का चिन्ह बदल देंगे। देखिए अब दोनों सेम सेम हो गया, तो माइनस, प्लस है तो माइनस, फिर यहाँ भी प्लस है तो माइनस, इन दोनों को कटा देंगे, प्लस माइनस है। अब ये देखिए एक प्लस और एक यहाँ नीचे वाला माइनस, प्लस माइनस माइनस, 35 में 18 घटेगा, माइनस 17y, और जब इस दोनों को घटाएंगे तो माइनस 850। ये माइनस और ये माइनस घट गया, 17 से 50 बार में, मतलब y का वैल्यू आ गया 50, y का वैल्यू 50। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट है ना, समीकरण 1 से, फ्रॉम फर्स्ट समीकरण 1 है 7x + 6y बराबर 3800। अभी तो ये y का मान 50, मतलब अभी हम लोग को गेंद का मान पता चला, हम लोग को बल्ले का कीमत निकालना होगा। तो बल्ले का कीमत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमेशा समीकरण 1 पर उसका वैल्यू बैठा देंगे। तो ये हो गया 7x + 6y बराबर 3800। ये हो गया 7x + 6y है, यहाँ पे y का वैल्यू आपने निकाला 50, तो y का वैल्यू 50 बराबर 3800। 7x + 6 पंचे 30, 300 बराबर 3800। 7x बराबर 3800, और ये प्लस इधर आके कितना हो गया, -300। तो 7x बराबर 3800 में 300 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 3500। अब 7 से डिवाइड कर लीजिए, 7 5 35, ये 2 0 उतर जाएगा, x का वैल्यू 500। मतलब आप लोग फिर नीचे में लिखेंगे, इसीलिए बल्ले की कीमत बराबर x, तो बल्ले की कीमत क्या है 500, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे नीचे में, अतः बल्ले की कीमत बराबर 500,
गेंद की कीमत y था तो मतलब 50, ये आंसर हो गया हमारा, बिल्कुल सिंपल है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसे आसानी से निकाल पाएंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, एक प्रश्न में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो इसको बताने से पहले मैं आपको एक सीधा सा कॉन्सेप्ट में आपको समझा दूं कि जितने भी सवाल नियत लिखे होंगे, जितने भी सवाल में ये देखिए एक शब्द लिखा हुआ है, ये पे नियत लिखा हुआ है ना, नियत, चाहे यह सवाल हो या कोई भी सवाल क्यों नहीं हो, नियत में जो भी प्रश्न दिए रहेंगे उसको हमेशा कांस्टेंट फिक्स रखना है, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। समीकरण 1 में भी x होगा, समीकरण 2 में भी x होगा। जो भी बदलाव किया जाएगा वो केवल y के लिए, किसके लिए चेंज किया जाएगा? y के लिए। तो चलिए पहले हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले मतलब यह है कि चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? मतलब समझिए, इसमें कहा गया है कि नियत भाड़ा क्या होता है, पहले हम लोग उसके बारे में समझते हैं। सिंपल तरीका है कि नियत भाड़ा का मतलब होता है फिक्स प्राइस। फिक्स प्राइस का मतलब हो गया कि यदि मान लीजिए कि आपके लोकल में यदि आप 3 किलोमीटर के अंदर कहीं भी यदि आप टेम्पू से यदि आप दूरी तय करते हो तो आपसे वो चार्ज 10 रुपये लेंगे। यदि आप 200 मीटर भी जाएंगे तो भी वो 10 रुपये लेगा, 1 किलोमीटर जाएंगे तो भी वो 10 रुपये लेगा, 2 किलोमीटर में उतरेंगे तो भी 10 रुपये लेगा, 3 किलोमीटर तक जाएंगे तो भी वो 10 रुपये लेगा। मतलब यह है कि आप टेम्पू पे बैठेंगे और कहीं पे भी 3 किलोमीटर के पहले उतरेंगे तो आपसे 10 रुपये ही चार्ज करेंगे, और 10 रुपये के मतलब 3 किलोमीटर के बाद जब आप जाएंगे तो वो अतिरिक्त किराया हो जाएगा। तो वही इसमें लिखा हुआ है कि एक नियत भाड़ा है और एक अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। तो इसमें देखिए निकालना क्या है, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो हम लोग लिखेंगे माना कि नियत भाड़ा बराबर x और प्रति किलोमीटर भाड़ा y है। तो देखिए कैसे लिखते हैं, इसको समझना है, केवल एकदम बिल्कुल आसान है। x और y पहले ऐसे लिख देंगे, हर परिस्थिति में x जैसे का वैसे फिक्स रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब देखिए कि वह कितने किलोमीटर चला है? 10 किलोमीटर चला है, तो किलोमीटर y को माने तो इसके आगे लिख दीजिए 10 और ये प्लस कितने रुपए वो दिया है? 105 रुपये, तो ये हो गया 105, समीकरण 1। फिर कितने मीटर? ये था 10 किलोमीटर के लिए, कितने किलोमीटर के लिए? 10 किलोमीटर के लिए। अब वो कितने किलोमीटर चल रहा है? 15 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? तो फिर ये x जैसे का वैसे फिक्स रहेगा, 15 किलोमीटर चल रहा है तो इसके सामने लिख दीजिए 15, यहाँ पे प्लस कितने रुपए दे रहा है वो? 155 रुपये, तो 155 हो गया, ये समीकरण सेकेंड। फिर से वही घटाने पर प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस कट जाएगा, 15 में से 10 घट जाएगा -5y, और 155 में से 105 घट जाएगा -50। ये माइनस 5 से 50, 10 बार में y का वैल्यू कितना? 10। ठीक है, अब क्या निकालना है हम लोग को? अभी तो ये y का वैल्यू आया, अब हमको x का वैल्यू निकालना होगा। तो x का वैल्यू निकालने के लिए फ्रॉम फर्स्ट है x प्लस 10y बराबर 105, x प्लस 10y बराबर 105। ये x हो गया, ये प्लस हो गया, 10 हो गया, ये y है, y के वैल्यू हम लोगों ने निकाला है 10, तो इस y की जगह बैठाएंगे 10 बराबर 105। x प्लस 10 गुना 10 100 बराबर 105, x बराबर 105, ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। x का वैल्यू 105 में 100 घट जाएगा, क्या हो जाएगा? 5। मतलब नियत भाड़ा मतलब फिक्स जो उसका भाड़ा था वो कितना था? 5 रुपये था। अब आप में एक चीज़ और, नियत भाड़ा 5 रुपये था और प्रति किलोमीटर 10 रुपये था। अब इसमें एक और चीज़ दे दिया है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना होगा? 25 किलोमीटर। तो देखिए 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा समझना है। देखिए यहाँ 10 किलोमीटर जब चला था तो वो 105 रुपये दिया था, तो हम लोग इसको लिखे थे कैसे? x फिक्स रहेगा, 25 किलोमीटर तो ये 25y बराबर 1। तो x का वैल्यू कितना निकाले हैं? 5, 25 हो गया, y का वैल्यू कितना निकाले हैं? 10, तो 5 प्लस 25 गुना 10 250, 250 और 5
मतलब उस व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाने के लिए 255 रुपये भाड़ा देना होगा। तो ये था चौथा नंबर सवाल। अब हम लोग देखेंगे 5वां नंबर सवाल। आप लोग इसे अच्छे से एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है। पांचवा नंबर सवाल है, यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए तो वह 5/6 हो जाती है। मैं आपको बता दूं कि यह प्रश्न अक्सर ऑब्जेक्टिव में भी दिया जाता है, तो मैं आपको इसके शॉर्टकट और लॉन्ग प्रोसेस दोनों में बताने वाला हूँ। तो चलिए पहले हम लोग इसका लॉन्ग प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले किसी भी भिन्न में अंश और हर अवश्य होता है। ऊपर वाले को अंश कहा जाता है, नीचे वाले को हर कहा जाता है। तो हम लोग लिखेंगे, माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y। अंश को क्या मानेंगे x और हर को मानेंगे y। इसीलिए भिन्न बराबर, भिन्न में अंश होता है ऊपर और हर होता है नीचे। तो अंश को क्या माने थे x और हर को क्या माने थे y। अब देखिए बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले आप लोग लिख दीजिए x/y, हमेशा ऐसे लिख दीजिए और थोड़ा सा इसे लंबा खींच के यहाँ बराबर दे दीजिए। बस इतना कीजिए। जितने भी सवाल भिन्न वाले हैं केवल आपको इसी फॉर्मेट में और ऐसे ही बनाने हैं। समझिए क्या कहा जा रहा है। सवाल में जो कहा जा रहा है हम लोग को वही करना है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देने हैं, अंश में भी 2 जोड़ना है और हर में भी 2 जोड़ना है, मतलब इसमें भी 2 जोड़ दीजिए और इसमें भी 2 जोड़ दीजिए, तो वह हो जाता है 9/11। 9/11। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 गुना x 11x, 11 गुना 2 22, 9 गुना y 9y और 9 गुना 2 18। ठीक है। अब x y को एक तरफ रखेंगे और संख्या को एक तरफ रखेंगे, तो ये हो गया 11x, ये प्लस इधर आके माइनस 9y, इधर 18 और ये प्लस इधर आके माइनस, तो ये हो गया 11x माइनस 9y और 18 में से 22 घट जाएगा -4। इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, x और y लिखेंगे, फिर से सेम बराबर दे देंगे। यहां तक का तो आपका काम खत्म हो गया, यहां तक का यहां निकला। अब आगे देखते हैं। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ देना है 3, दोनों में 3 जोड़ दीजिए। 3 जोड़ने के बाद वो कितना हो जाता है 5/6 हो जाता है, तो हम भी लिख देंगे यहाँ 5/6। अब क्या करेंगे, फिर से क्रॉस, 6 गुना x 6x और 6 गुना 3 18, 5 गुना y 5y और 5 गुना 3 15, ये 6x हो गया। ये प्लस इधर आके -5y, ये 15 और ये प्लस इधर आके -18, तो 6x माइनस 5y बराबर 15 में से 18 घट गया -3। इक्वेशन क्या हो गया ये सेकेंड। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे समीकरण 1 और 2 से हल करेंगे। समीकरण 1 और 2 से, तो चलिए हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 था मेरा 11x माइनस 9y बराबर -4, 11x माइनस 9y बराबर -4, इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 2 था 6x माइनस 5y बराबर -3, इक्वेशन सेकेंड। इसको सॉल्व करने का तरीका है, यदि सामने में सेम ना रहे तो नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे। 6 गुना 11 66x, 6 गुना 9 54y और 6 गुना 4 24, 11 गुना 6 66x, 11 गुना 5 55y और 11 गुना 9 11 गुना 3 33, माइनस प्लस प्लस, प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, माइनस था प्लस, ये दोनों कट जाएगा। 55 में 54 घटेगा, y बच जाएगा और 33 में 24 घटेगा, 9 बच जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट। अभी तो y का मान आया, x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में बैठाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट। फ्रॉम फर्स्ट क्या था, 11x माइनस 9y माइनस बराबर -4, 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, 11x माइनस 9, y का वैल्यू हम लोगों ने निकाला अभी 9, तो इस y के जगह बैठाएंगे 9 बराबर -4, 11x माइनस 9 गुना 9 81 -4, 11x बराबर -4 और ये माइनस इधर आके प्लस 81, 11x बराबर 81 में से 7 घट जाएगा 77, 11 से कितने बार में 7 बार में, मतलब x का वैल्यू कितना आया आपका 7। हम लोगों ने भिन्न को माना था x/y, x/y, तो लिखेंगे, इसीलिए 11x माइनस 9 y माइनस 4, 11x माइनस 9 y माइनस 4, 11x माइनस 9 y माइनस 4, 11x माइनस 9 y माइनस 4 और 11x माइनस 9 y माइनस 4, 11x माइनस 9 y माइनस 4 और 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 11x माइनस 9 y माइनस 4
भिन्न बराबर x बटे y, मतलब x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 9, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस चैप्टर का अंतिम सवाल हम लोग देखेंगे। अच्छा, इसको अंतिम सवाल देखने से पहले हम लोग इसका शॉर्टकट ट्रिक देखते हैं कि शॉर्टकट में इसको कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, यही सवाल यदि आपके ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। एक बार इसे फिर से मैं दोबारा एक बार मैं इसे केवल एक बार रिपीट कर देता हूं कि मैंने इससे क्या क्या किया। अंश को x मान लिया, हर को y मान लिया, अंश को x मान लिया और हर को y मान लिया, मतलब भिन्न होता है अंश बटे हर, तो अंश को माना था x और हर को माना था y, मतलब x बटे y हो गया। अब आपके सवाल में कहा गया है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ना है। अंश x है, हर y है, दोनों में क्या जोड़ दिया हमने, 2 जोड़ दिया, तो वो कितना हो जाता है 9/11, तो 9/11 क्रॉस गुना करेंगे, 11 गुना x 11x, 11 गुना 2 22, 9 गुना y 9y और 9 गुना 2 18। x और y हमेशा एक तरफ रहेगा तभी वो रैखिक समीकरण होता है। तो ये 11x अपने जगह पे है, ये प्लस 9y बराबर किस साइड आएगा, माइनस हो जाएगा, इधर हो गया 18 और ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, 18 में से 22 घट जाएगा -4। इक्वेशन क्या हो गया, ये फर्स्ट। अब देखिए फिर से इसमें दूसरा कंडीशन दिया गया है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो अंश x था और हर क्या था, y था, दोनों में मैंने क्या जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया, तो वो कितना हो जाता है 5/6, तो ये 5/6। फिर सेम इसी की तरह इसे भी क्रॉस गुना करेंगे, 6 गुना x 6x, 6 गुना 3 18, 5 गुना y 5y और 5 गुना 3 15, तो ये प्लस इधर आके माइनस और ये प्लस इधर आके माइनस। देखिए ये प्लस इधर आके माइनस हो गया, इधर था 15 और ये प्लस इधर आके माइनस हो गया, 6x - 5y, 15 में से 18 कट गया -3। इक्वेशन क्या हो गया, ये सेकंड हो गया। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 ये था 11x - 9y बराबर -4, समीकरण 2 था 6x - 5y बराबर -3। नीचे वाले को ऊपर लिखा और ऊपर वाले को नीचे लिखा, 6 गुना 11 66, 6 गुना 9 54 और 6 गुना 4 24। फिर से हम 11 से माइनस से गुना किया, 11 गुना 6 66, 11 गुना 5 55 और 11 गुना 3 33। प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, माइनस था प्लस, ये दोनों क्रॉस हो गया, 55 में से 54 घट जाएगा तो y बचेगा और 33 में 24 घट जाएगा 9 बचेगा, y का मान हो गया 9। समीकरण 1 था 11x - 9y -4, 11x - 9 और y का वैल्यू कितना निकाला 9, तो y का वैल्यू हो गया 9, 9 गुना 9 81 है, माइनस इधर के प्लस, 81 में 4 घट गया 77, 11 से 77 7 बार में, x का वैल्यू 7। भिन्न हम लोगों ने माना था x बटे y, तो x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 9। ये सवाल हो गया। अब देखिए इसका शॉर्टकट तरीका, देखिए सेम सवाल रहेगा लेकिन यदि ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो कैसे बनाएंगे। मान लीजिए कि ऑप्शन आपका दिया हुआ रहेगा 5/3, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा 5/3, 2/8, 5/7, 7/9। कंडीशन क्या कहा गया पहले आप वो देखिए। कंडीशन कहा गया है कि यदि अंश में और हर में 2 जोड़ेंगे तो वो 9/11 हो जाना चाहिए। तो हम सभी जानते हैं अंश ऊपर वाला होता है, हर नीचे वाला, दोनों में क्या जोड़ना था, 2 जोड़ना था, तो इसमें दोनों में 2 जोड़ दीजिए आप, तो 5 2 7 और 3 2 5। क्या ये 9/11 हुआ, नहीं हुआ, तो ये गलत हो गया। फिर इसमें 2 जोड़िए, इसमें 2 जोड़िए, तो 2 2 4 और 8 2 10। क्या यह 9/11 हुआ, नहीं हुआ, तो ये भी गलत हो गया। इसमें भी 2 जोड़िए, इसमें भी 2 जोड़िए, तो 5 2 7 और 7 2 9, 9/11 हुआ क्या, नहीं, तो ये भी गलत हो गया। इसमें 2 जोड़िए, 7 2 9 और 9 2 11, ये 9/11 हो गया, इसका मतलब ये सही है। दूसरा भी कंडीशन आप चेक कर लीजिए, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो 7/9 था, अंश में भी 3 जोड़ेंगे और हर में भी 3 जोड़ेंगे, तो 7 3 10, 9 3 12, लाना कितना था 5/6। अब आप कहेंगे तो 5/6 नहीं आया, गलत है, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 पंचे 10 और 2 छके 12, फाइनली कितना हो गया 5/6। इसका मतलब हर परिस्थिति में ये ऑप्शन क्या है मेरा, सही है। चलो इस चैप्टर का अंतिम सवाल अब हम लोग देखेंगे, मतलब 6ठा नंबर सवाल है ना। इस चैप्टर का यह अंतिम सवाल है, लेकिन इस तरह के एक न एक सवाल एग्जाम में अवश्य आते हैं, आयु से संबंधित प्रश्न, तो इसीलिए आप लोग इस सवाल को बहुत अच्छे से समझिए, ताकि इसका यदि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप लोग किसी भी तरह के यदि आयु से संबंधित प्रश्न रहेंगे, केवल आप उस ट्रिक के द्वारा इसे बना पाएंगे। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट आग्रह है कि यदि आप लोगों को यह पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक अवश्य कीजिए, क्योंकि इससे मोटिव होता है और मुझे और भी वीडियोज़ बनाने के लिए प्रेरित करेगा। तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और यदि अपने आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा मेहनत कर सकूं।
तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं क्या सवाल है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु याद करें। तो पहले मैं आपको इसके लिए केवल 2 कॉन्सेप्ट आपको मैं क्लियर करवा देना चाह रहा हूँ। सबसे पहले बस आप थोड़ी सी बातों को अच्छे से समझिए ताकि आपको कोई भी उम्र वाला सवाल कभी दिक्कत नहीं हो। सबसे पहली बात तो यह है कि जब कभी भी उम्र घटता है तो दोनों में घटेगा और बढ़ता है तो दोनों में बढ़ेगा। इसका मतलब समझ लीजिए, मान लीजिए मेरी उम्र 20 साल है और मेरे पिता की उम्र 30 साल है। मेरी उम्र 20 साल है और मेरे पिता की उम्र 50 साल है। मेरे पिता की उम्र 50 साल है। सपोज कीजिए कि मेरी उम्र 20 साल है और पिता की उम्र 50 साल है। तो यदि मैं कहूँगा कि आज से 5 साल बाद मेरी उम्र क्या होगी, तो आज से 5 साल के बाद यदि मेरी उम्र 25 होगी तो मेरे पिता की भी 55 हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि मेरा उम्र बढ़ जाएगा और मेरे पिता का उम्र जैसे का वैसा हो जाएगा। ऐसा कभी संभव ही नहीं है। मतलब क्या है कि जब कभी भी उम्र बढ़ेगा तो दोनों का बढ़ेगा और घटेगा तो दोनों का घटेगा। यदि कोई व्यक्ति पूछ ले कि अच्छा आज से 5 साल पहले आपकी उम्र क्या थी, तो मेरी उम्र 15 साल होगी। स्वाभाविक है कि मेरे पिता की उम्र कितनी होगी, 45 साल होगी। मतलब जब कभी भी किसी भी सवाल में उम्र से संबंधित कभी भी यदि कोई प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यदि आप किसी के भी उम्र में यदि आप 5 साल बढ़ाते हो तो दिए गए दोनों के उम्र में आपको 5 साल बढ़ाना होगा। पिता की उम्र में भी, पुत्र के उम्र में भी, पुत्री की उम्र में भी, पिता की उम्र में भी, माँ की उम्र में भी, मतलब जिसमें भी जब बढ़ाएंगे तो दोनों में बढ़ाएंगे और घटाएंगे तो दोनों में घटाएंगे। यदि आपने कभी ऐसा किया कि केवल पुत्र के उम्र में 5 साल बढ़ा दिया और पिता की उम्र में नहीं बढ़ाया, तो आपका आंसर वहीं पे रॉन्ग हो जाएगा। सबसे पहला तो यह कंडीशन था कि जब बढ़ेगा तो दोनों में बढ़ेगा, घटेगा तो दोनों में। दूसरा कंडीशन समझ लीजिए कि गुना हमेशा दूसरे वाले में होगा। गुना हमेशा दूसरे वाले में, मतलब बराबर के उस साइड होगा। चलिए हम लोग सवाल देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि गुना हमेशा दूसरे वाले में क्या होगा। तो देखिए, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि इसको कैसे बनाना है, एकदम सिंपल वे, सिंपल तरीका। देखिए सवाल में कहा जा रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, पहले जैकब है तो आप पहले इसको मानेंगे, माना कि जैकब की आयु x, माना कि जैकब की आयु बराबर x, जैकब की आयु x और पुत्र की आयु बराबर y। जैकब का आयु x हो गया और पुत्र का आयु क्या हो गया, y हो गया। अब सवाल में क्या कहा जा रहा है, 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद मतलब आज से 5 साल के बाद के बारे में पूछा जा रहा है कि आज से 5 साल के बाद क्या होने वाला है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बराबर हो जाएगा x + 5। तो जैसे ही हम लोग जैकब की उम्र में 5 साल बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक हमको क्या करना पड़ेगा, उसके पुत्र की आयु में भी 5 साल बढ़ाना होगा। ये आपको एग्जाम मतलब सवाल में लिखा हुआ नहीं रहेगा, लेकिन आपको क्या करना होगा, जैसे ही आप उसके जैकब की आयु में 5 साल बढ़ाएंगे तो आपको उसके पुत्र की आयु में भी 5 साल बढ़ाना होगा। मतलब आपको यह लिखना होगा 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर y + 5। ये ऑटोमेटिक आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए, ये पहला कहलाता है और ये दूसरा कहलाता है, जैसा मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बोला था। तो पहला है x + 5 और दूसरा है y + 5। गुना हमेशा किस में किया जाता है, दूसरे वाले में। तो ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। जब कभी हम लोग जोड़ेंगे या घटाएंगे तो पहले वाले को इधर लिख देना है, दूसरे वाले को इधर लिख देना है। कितनी गुनी थी, 3 गुनी थी। तो हम लोग इससे क्या करेंगे, 3 से गुना कर लेंगे। मतलब ये हो जाएगा x + 5, 3 गुना y है 3y और 3 गुना 5 15। अब क्या करेंगे, y वाले को बराबर के साइड लाएंगे तो ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, इधर क्या बच गया 15 और ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। मतलब x - 3y = 15 में से 5 घट गया 10। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब सेकंड में देखिए क्या कहा जा रहा है, एक आपका इक्वेशन निकल गया। फिर सेकंड में आपका कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, क्या कहा जा रहा है, 5 वर्ष पूर्व। तो फिर से वही करेंगे, लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, पूर्व का मतलब होता है माइनस, तो x माइनस क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। तो जैसे ही जैकब की आयु में करेंगे तो किस में करेंगे, पुत्र की आयु में। तो पुत्र की आयु हो जाएगा y - 5, पुत्र की आयु के y - 5। फिर वही सेम, पहले इसको लिखेंगे फिर बाद में इसको लिखेंगे। कितनी गुनी हो जाएगी, 7 गुनी। तो हम लोग इसके 7 से गुना कर देंगे। x - 5, 7 गुना y, 7y माइनस 7 गुना 5 35। तो ये x हो गया, ये प्लस इधर आके -7y -35 और ये माइनस इधर आके +5। तो x - 7y और 35 में से 5 घट जाएगा -30। इक्वेशन क्या, सेकेंड। पहले की तरह समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से
समीकरण 1 था x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3y बराबर 10, और समीकरण 2 है x माइनस 7y बराबर माइनस 30, x माइनस 7y बराबर माइनस 30। समीकरण 2 लिखेंगे फिर से सेम, घटाने पर प्लस है माइनस, प्लस माइनस है प्लस, और माइनस है प्लस, ये दोनों कट जाएगा। 7 में से 3 घटेगा 4y, और 30 में 10 जुटेगा 40। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम लोग नीचे चिन्ह दे देते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं रहता, तो मतलब ये माइनस का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। आपको एग्जामिनेशन में मिटाना नहीं है, बट आपको ये दिमाग में सेट कर लेना कि यहाँ माइनस नहीं है। तो अब 30 और 10 कितना हो जाएगा 40। नहीं तो आप लोग समझेंगे कि प्लस है माइनस है फिर इसको क्या कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब 4 से 40 को घटाएंगे कितने बार में, 10 बार में, मतलब y का वैल्यू हो गया 10 फ्रॉम फर्स्ट। समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3 और y का वैल्यू कितना 10 बराबर 10, x माइनस 10 गुना 3 30 बराबर 10, x बराबर 10 और ये माइनस इधर आके प्लस, x का वैल्यू कितना हो गया 40। मतलब यह है कि x किसको माने थे, जैकब को, तो जैकब का उम्र कितना हो गया 40 वर्ष। y किसको माने थे, पुत्र को, तो पुत्र का वैल्यू कितना हो गया 10, मतलब जैकब की आयु होगी 40 वर्ष और पुत्र की आयु होगी 10 वर्ष। तो इस तरह से आप, सिंपल है, केवल आपको इसमें 2 ही स्टेप याद रखने हैं, जोड़ेंगे दोनों में तो घटाएंगे भी दोनों में, कभी भी किसी एक में नहीं जोड़ेंगे, हमेशा गुना किस में करेंगे, दूसरे वाले में। देखिए यहाँ भी दूसरे वाले में, यहाँ भी दूसरे वाले में, बस यही इसका मेन फैक्ट है जिससे हम लोग किसी भी आयु से संबंधित कोई भी प्रश्न हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो आशा करते हैं आप लोग को यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा, और चूंकि यह वीडियो थोड़ा काफी लंबा बन चुका है तो आप इसे एक बार अवश्य पूरा का पूरा बिना स्किप किए हुए इसे देखिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।